जय हिंद जय भारत दोस्तों। कृष्णा जीएस वर्ड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ई गवर्नेंस। देखिए, ये एमपीपीएससी के प्री और मेंस तथा अन्य एग्जामों की दृष्टि से यह ई गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही व्यापम के कई एग्जामों में इससे संबंधित कई तथ्य ऐसे हैं, फैक्ट्स हैं जो पूछ सकते हैं। तो इसलिए आज हम प्रारंभ करेंगे क्या? ई गवर्नेंस। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ई गवर्नेंस होता क्या है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके संबंध में चुनौतियाँ क्या हैं और ई गवर्नेंस से संबंधित जो परियोजनाएं चल रही हैं, कार्यक्रम है, पोर्टल है या सरकार की नई पहले हैं, तो वो उनकी डेट क्या है, तारीख क्या है, या कहें तो उससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे आज और अच्छे से देखेंगे। आप रफ पेन लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा चीज़ों को और इसको हम कोशिश यही करेंगे कि बेहतर ढंग से इसको हम पढ़ें। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं ई गवर्नेंस। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ई गवर्नेंस क्या है। ई का मतलब यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो बच्चों? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया? शासन। अब इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे कि इसका मीन्स ये है कि इलेक्ट्रॉनिक शासन में इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। क्यों? इसका पर्पज ये है कि समय और संसाधन या कम पैसों पर, ठीक है ना, नागरिकों को हम बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकें और बेहतर दक्षता आ सके और समय भी कम लगे। तो इन सबको देखते हुए देखिए क्या है कि आज का जो आधुनिक युग है तो इलेक्ट्रॉनिक युग है। क्यों? क्योंकि हमारे सभी सरकारी कामकाजों में किसका उपयोग होने लगा है? इलेक्ट्रॉनिक का यूज होने लगा, कंप्यूटर का यूज होने लगा है। जो ई गवर्नेंस फिर आगे बढ़ जाएंगे तो मोबाइल गवर्नेंस हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आधुनिकीकरण के दौर में है। तो समझिएगा बात को कि ई गवर्नेंस का जो आशय है सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन के माध्यम से जनता को बेहतर सुविधा देना है। क्या ई गवर्नेंस क्या है? सभी सरकारी काम काज में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देना। बेहतर का मतलब है कि कम समय में कम पैसों पर आसानी से सेवाएं उपलब्ध करा देना ही क्या कहलाता है? यही है ई गवर्नेंस। अब मित्रों, बात ये आती है कि ई गवर्नेंस तो ठीक है। अब जैसे हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं ई गवर्नेंस के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, जागरूकता चाहिए, डिजिटल साक्षरता चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम देखेंगे कि इसको हम कैसे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या पहले किए हैं, कौन कौन से प्लान बनाए हैं और ई गवर्नेंस से संबंधित हम चीज़ों को देखेंगे आगे। तो समझिए मित्रों कि ई गवर्नेंस के स्तंभ जो होते हैं, क्या स्तंभ? 4 स्तंभ होते हैं। लोग, प्रौद्योगिकी। देखिए ई गवर्नेंस के जो स्तंभ हैं कितने हैं? 4 हैं। समझिए, तो पहला क्या है? लोग हो गया, पीपल्स। दूसरा टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी और तीसरा आपका क्या है? प्रक्रिया और चौथा क्या है? संसाधन। तो समझने वाली बात यहाँ ये है कि ई गवर्नेंस का अगर हम इसको उपयोग करेंगे या लॉन्च करेंगे, ठीक है ना, या इसके मूल जो स्तंभ है, तो हमारा क्या पर्पज है कि लोगों को बेहतर सुविधा कम समय पर और आसानी से सुविधाएं उपलब्ध कराना ही क्या है? इसके अंदर पीपल आते हैं। तो हम ई गवर्नेंस किसके लिए लाते हैं? किसकी आसानी के लिए लाते हैं? लोगों को। क्योंकि लोग जो हैं कम समय में बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सके। यही है क्या? इसका पहला स्तंभ है गवर्नेंस का। और जो है इसका सेकंड स्तंभ है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। देखिए, अब आज का युग जो है हम हर चीज पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसीलिए हम गवर्नेंस या शासन में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक बेहतर क्या कर सकते हैं? प्रशासन की नींव रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन के समय
क्या जितने भी न्यायालय थे बंद हो गए, ठीक है ना, जितने पुस्तकालय बंद थे, कॉलेज थे, सब बंद हो गए। अब हम उसमें टेक्नोलॉजी क्या ई कोर्ट की अवधारणा ला दी, ठीक है। ई कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई होने लगी। अब मान लीजिए कई मोबाइल एप्लीकेशन हैं, उनके माध्यम से हम क्या किए, ऑनलाइन स्टडी करने लगे, ठीक है। तो यही क्या है, ये टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बेहतर सुविधा और दक्षता दे सकते हैं, बेहतर सुविधा व दक्षता दे सकते हैं। अब समझिएगा मित्रों कि इस जो ई गवर्नेंस का तीसरा स्तंभ है प्रोसेस पर है इसका। देखिए इसकी जो प्रोसेस है तो आसानी से सभी लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। ई गवर्नेंस का पर्पज क्या है, तीसरा पर्पज ये है कि ई गवर्नेंस की जो प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए हम इतनी कठिन प्रोसेस कर दें या कहें कि इंटरनेट की उपलब्धता ही इस प्रकार कर दें कि डिजिटल गैप हो जाए सभी लोगों के बीच, तो हमारी सरकार की क्या है, ऐसी पहल रहेगी कि ऐसी सरल सुनिश्चित प्रोसेस के माध्यम से आसानी से ई गवर्नेंस की पहल को लागू किया जा सके। और चौथा क्या है, संसाधन। तो ये 4 ई गवर्नेंस के स्तंभ माने जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए, देख लीजिए मित्रों। अब हम अगली चीजें देखते हैं। अब मित्रों, अब ई गवर्नेंस से हमें लाभ क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैं प्रॉफिट या लाभ, देखिए ई गवर्नेंस से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम सरकारी कागजों को या कार्यवाहियों को हम ऑनलाइन कर दिए, ठीक है ना। अब एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं, पहला कि कम समय पर, पहला क्या है ई गवर्नेंस का, कम समय पर बेहतर सुविधा। मान लीजिए सरकार ने लोक सेवा केंद्र की स्थापना की है। इसके पहले क्या होता था कि आपको जाति या निवास या कोई ऐसा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था, उसके लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाना पड़ता था ना, कई दिनों तक लग जाते थे, प्रोसेस बहुत दूर तक जाती थी। अब आप जाइए लोक सेवा केंद्र में, फॉर्म भरिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करेगा, सीधे मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, पूरी चीज़ें आपकी बन के जो भी प्रमाण पत्र है आपका डिजिटल रूप से मोबाइल में आ जाता है। तो यही क्या है, यही तो ई गवर्नेंस है कि देखिए कम समय पर हमें बेहतर सुविधा मिल रही है, कम समय पर। दूसरा क्या है, लाल फीताशाही व भ्रष्टाचार में कमी। मित्रों देखिए ये लाल फीताशाही जो शब्द है, रेड टेपिज्म, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई सरकारी कार्य करवाना है, ठीक है, या आप कोई फाइल दे दी, वो कार्यालयों पर इधर से उधर घूमती रह गई या बंद ही पड़ी है। कब? क्योंकि लाल फीताशाही का मतलब है कार्यों में अनावश्यक देरी। तो आपका कार्य तो होगा लेकिन लेट होगा, तो क्या मतलब निकलेगा, समय निकल जाएगा, बहुत सारी परेशानी। तो लाल, पहली बात तो यह है कि यही जो समय की बचत हो रही है, लाल फीताशाही समाप्त हो रही है और भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। अभी कुछ भी काम करवाते थे पहले तो हम पैसा देते थे, ठीक है, या सोर्स सिफारिश करना पड़ता था। अब आपको ये बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है या वेबसाइट्स हैं, उन पर जाकर आप डायरेक्ट बहुत सारे सरकारी काम काजों को जान सकते हैं और कर सकते हैं। तो दूसरा क्या, लाल फीताशाही में कमी होती है, ठीक है, कार्यों में दक्षता आती है। ई गवर्नेंस से क्या होता है, कार्यों में दक्षता का मतलब होता है सुधार या उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है कार्य में, जो पहले जैसे कार्य नहीं रह जाता है। अब देखिए पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है ई गवर्नेंस से। अब अगली चीज क्या है कि नागरिक व सरकार के बीच बेहतर संबंध बन पाता है, बेहतर संबंध। तो ई गवर्नेंस से हमें बहुत सारे फायदे हैं, और ई गवर्नेंस को लाने का हमारा पर्पज, उद्देश्य क्या हो सकता है। देखिए पहले क्या होता था कि कोई भी कार्य कराना है हमको, तो मेन पर्पज यही है कि समय और पैसे की बचत और परेशानी को लोगों को आसानी से सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई गवर्नेंस या ई शासन परियोजनाएं लाई गई हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ई गवर्नेंस से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं विकसित हुई हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आज का जो राज्य है, ठीक है, उसको आधुनिक बनाने के लिए जैसे डिजिटल इंडिया पहल की गई, ई क्रांति पहल की गई,
और बहुत सारे ऐसे कदम हैं जैसे ई लोकतंत्र, ई कोर्ट, ये क्या है, इससे संबंधित अवधारणाएं हैं। तो मित्रों हम देखेंगे क्या अब अगला, इसी में जो अगली चीज है, तो हम देखेंगे ई गवर्नेंस के प्रकार, कितने प्रकार का ई गवर्नेंस होता है। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था, द्वितीय सेकंड प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट, देखिए द्वितीय प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट जो है सिविल सेवा या प्रशासन में सुधार के लिए बहुत सारी से मांग रखी गई है सरकार ने मांग ली है। तो समझिएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट जो है, तो उसने कहा कि ई गवर्नेंस 4 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ई गवर्नेंस के 4 प्रकार होते हैं। जैसे पहला कौन सा है? G2G, अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार से सरकार। दूसरा कौन सा है? G2C, सरकार से नागरिक। गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यवसाय, उद्योगपति नहीं, जो भी। और चौथा आपका कौन सा है? चौथा इसमें है आपका G2E, सरकार से कर्मचारी। देखिए जी का मतलब होगा क्या? गवर्नमेंट या गवर्नेंस, और ई का मतलब क्या होगा? एम्प्लॉयर। क्या हो गया? एम्प्लॉयर। बी का मतलब क्या हो गया? बिजनेस। सी का मतलब क्या हो गया? सिटीजनशिप। जी का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब समझिए कि सरकार का ये प्रयास है कि सरकार से जनता, सरकार से बिजनेसमैन और सरकार से एम्प्लॉयर, एक कर्मचारी के बीच एक बेहतर समन्वय बन सके, ताकि हम कार्यों में दक्षता ला सके और आसानी से मतलब एक बेहतर ढंग से हम अपने देश को सुधार सके या विकास को आगे बढ़ावा दे सके। इसीलिए द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने ई गवर्नेंस के 4 प्रकार बताए हैं। उनमें से पहला है G2G, दूसरा है G2C, तीसरा क्या है? G2B, चौथा है G2E। अब देखिए इसमें से हम एक एक करके देखे लेते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मित्रों जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार, तो देखिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए, या कहें कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य क्या किया जाएगा? जो भी सरकारी काम काज किया जाएगा तो वो अब इसके माध्यम से किया जाएगा, ठीक है ना? सरकार से सरकार या गवर्नेंस के माध्यम से किया जाएगा। अब देखिए इसमें G2G, सरकार से सरकार के तहत, जैसे मान लीजिए इसके तहत बहुत सारी परियोजनाएं चालू हैं। कर्नाटक की जो है खजाना परियोजना है, उदाहरण के तौर पर देखें, कर्नाटक की खजाना परियोजना है, और इसमें आंध्र प्रदेश की स्मार्ट गवर्नमेंट, क्या? आंध्र प्रदेश की स्मार्ट गवर्नमेंट परियोजना है। तो क्या है? सरकार से सरकार के बीच बेहतर संबंध या विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए यह अवधारणा लाई गई है, और इसके उदाहरण है कर्नाटक की खजाना परियोजना, आंध्र प्रदेश की स्मार्ट गवर्नमेंट परियोजना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब देखिए मित्रों कि दूसरा क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप। देखिए सरकार से नागरिक के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए यह दूसरी अवधारणा आई। अब देखिए इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप के बीच, ठीक है। इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए 2000, इसमें कर्नाटक का जैसे भू अभिलेख परियोजना है, कौन सी है? कर्नाटक की भू अभिलेख परियोजना है। देखिए गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप के माध्यम से क्या करेंगे? हम कर्नाटक की भू अभिलेख परियोजनाओं को देखेंगे, तो ये नागरिक को सीधे बेहतर, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की सरकार ने नागरिकों को कौन सी परियोजना स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत परियोजना। ज्ञानदूत परियोजना के माध्यम एक बेहतर ई गवर्नेंस का उदाहरण है। कौन? ज्ञानदूत, गवर्नमेंट से सिटीजनशिप के माध्यम, ठीक है। तो अब कर्नाटक का क्या है? ज्ञानदूत परियोजना है।
अब इसमें अगली परियोजना क्या है, जैसे यूपी की लोकवाणी है, क्या है, यूपी की लोकवाणी। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारे प्री में या मेंस में या मान लीजिए बहुत सारे व्यापक एग्जामों में सीधे पूछ लेता है कि ज्ञान दूत परियोजना किस राज्य ने चलाई है ई गवर्नेंस के लिए, तो हम क्या बताएंगे उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने। जैसे यूपी सरकार ने ई गवर्नेंस के लिए कौन सी परियोजना चलाई है, लोकवाणी। अगर इसमें कहा जाए कि कर्नाटक की भूल अभिलेख परियोजना कहाँ की है, कर्नाटक की है। और इसी प्रकार से केरल की फेड्स परियोजना है। तो इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा इसमें देखते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो सरकार से व्यवसायी तक एक बेहतर, मान लीजिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, या कहें कि एक माहौल तैयार करने के लिए, ठीक है ना, ये अवधारणा लाई गई है। और इसके माध्यम से क्या होता है, जैसे ई ब्रिज प्रयोग, जैसे मान लीजिए सरकार है, ठीक है, सरकार इससे क्या होगा कि सरकार ने ई गवर्नेंस के माध्यम से बिजनेसमैन जो जितने भी हैं उनको क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि व्यापारी जो हैं क्या करेंगे कि उनको जितने भी कामकाज हैं, सरकारी कामकाज हैं, वो लोन लेना है, मान लीजिए उनको कोई व्यवसाय प्रारंभ करना है, या मान लीजिए किस्त भरना है, लाइसेंस परमिट लेना है, बहुत सारे ऐसे काम हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो गया ना। लेकिन वहीं अगर ये नहीं चलती, ये परियोजनाएं नहीं चलती, तो क्या करना पड़ता, उनको चक्कर लगाना पड़ता सरकारी कार्यालयों में, बहुत सारे धन खर्च करना पड़ता, फिर वही भ्रष्टाचार करते। इसीलिए सरकार ने एक बेहतर माहौल तैयार करने के लिए गवर्नमेंट टू बिजनेस वाली प्रोसेस चालू की है, प्रक्रिया। और गवर्नमेंट टू बिजनेस के लिए ई ब्रिज परियोजना, क्या ई ब्रिज परियोजना प्रारंभ की है। देखिए ई ब्रिज परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह ई ब्रिज परियोजना 2013 में कब चालू की गई थी, 2013 में प्रारंभ की गई थी। भारत सरकार का है, उद्योग मंत्रालय और इंफोसिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से उद्योग मंत्रालय प्लस इंफोसिस के द्वारा ई ब्रिज परियोजना प्रारंभ की गई थी। और यह इसका मकसद यही था मूल कि बिजनेसमैन को बेहतर सुविधा प्रदान करके निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है। अब आपका चौथा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर। देखिए सरकार को अगर एक बेहतर सरकार सुशासन, या कहें कि सतत विकास को हासिल करना है, या देश को विकास को बढ़ावा देना है, तो कर्मचारियों से अच्छा संबंध रखेगी, अच्छा व्यवहार रखेगी। उसके लिए ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर यानी सरकार से कर्मचारियों के बीच संबंध बनाना या विश्वास रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी कारण क्या है, G2E की अवधारणा आई। अब देखिए G2E में क्या होता है, सरकार कर्मचारियों के मध्य बहुत सारे उनके जो मान लीजिए सुविधा देती है, ठीक है, और उनको खुश करने के लिए बहुत ऑनलाइन ऐसी प्रोसेस की गई। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, पहले क्या होता था कि उनको जो पैसा मिलता था चेक के माध्यम से, आप सरकारी कार्यालयों में भटकना पड़ता था, अब सीधे उनके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको जानकारियाँ क्या है सीधे सरकार उपलब्ध करा रही है कर्मचारियों को, ठीक है। तो हम देखिए ई गवर्नेंस में हम अगर सुशासन जोड़ दें तो बेहतर सुशासन या पारदर्शिता, जवाबदेहिता या भ्रष्टाचार को कमी लाने के लिए ई गवर्नेंस सबसे प्रमुख पहल है, ठीक है। इसके माध्यम से बहुत सारे मतलब एक तीर कई निशान, तो एक तीर के माध्यम से हम कई निशान बना रहे हैं और एक प्रकार से हम सुशासन को स्थापित कर रहे हैं। तो ये हो गया द्वितीय प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट जो है उसमें ई गवर्नेंस के 4 प्रकार बता दिए। इन चारों प्रकार को हम देख लिए बेहतर ढंग से और इसको लिख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। अब मित्रों आगे हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ठीक है ई गवर्नेंस के लाभ हो गए, उद्देश्य हो गए, ई गवर्नेंस का प्रकार हो गया, लेकिन इसका चरण क्या है। ई गवर्नेंस के 4 चरण हैं। पहला क्या होगा, कंप्यूटरीकरण। मित्रों देखिए ई गवर्नेंस के 4 चरणों में सबसे पहला चरण कौन है, कंप्यूटरीकरण। मान लीजिए सरकार को ठीक है क्या करना है, ई गवर्नेंस को लागू करना है बेहतर ढंग से, तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति तक ठीक है ना, या जिनको सुविधा देना है तो कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया बढ़ाना पड़ेगा।
या हम कहें कि स्मार्ट मोबाइल देना पड़ेगा, ठीक है ना, उपलब्ध कराना पड़ेगा, या हर जगह कंप्यूटरीकरण की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला तो यही है कि ई गवर्नेंस में कंप्यूटरीकरण की सुविधा देना महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, ऑनलाइन उपस्थिति। देखिए ठीक है, हम एक फ्रेमवर्क या ढांचा उपलब्ध करा दिए, ठीक है, गवर्नेंस के लिए, लेकिन उसमें ऑनलाइन उपस्थिति होनी चाहिए कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट मोबाइल चला रहे हैं, या इनके कितनी तक पहुंच है, कितने लोगों तक मोबाइल या कंप्यूटर की पहुंच है। तो क्या होगा दूसरा इसके चरण में, ऑनलाइन उपस्थिति। और तीसरा क्या होगा, नेटवर्किंग। देखिए फ्रेमवर्क उपलब्ध करा दिए, ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज करा दिए, लेकिन जब तक डेटा का बेहतर संचार नहीं हो पाएगा, किसका, डेटा का बेहतर संचार या डाटा का आदान प्रदान बेहतर नहीं हो, ब्रॉडबैंड एक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो हम क्या कर, उतनी अच्छी हम सुविधा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसीलिए सरकार का ये प्रयास रहता है कि हम नागरिकों को या जनता को, ठीक है ना, सरकार के माध्यम से बेहतर नेटवर्क की स्थापना कर सके, पहुंच बना सके। और चौथा क्या हो गई, ऑनलाइन क्रियाशीलता। ऑनलाइन क्रियाशीलता। तो मित्रों ई गवर्नेंस के जो चरण हैं, उस चरण में इसमें 4 चरण हैं। पहला क्या होगा, कंप्यूटरीकरण। दूसरा क्या होगा, ऑनलाइन उपस्थिति। तीसरा हो गया नेटवर्किंग। चौथा हो गया अंतर क्रियाशीलता। मान लीजिए पीएससी के मेंस में ही आ जाता है, ठीक है, कि ई गवर्नेंस के प्रमुख चरणों को समझाइए। तो हम पहले क्या बता देंगे, ई गवर्नेंस है क्या, और ई गवर्नेंस के प्रमुख चरण ये हैं। इससे संबंधित सरकार ने जैसे बहुत सारी पहले की हैं, उसको बता सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए, ठीक है, ई गवर्नेंस के फायदे देख लिए, चरण देख लिए। अब हम देखेंगे कि जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से, ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ भारत में। भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे होता है, कहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो समझिए मित्रों कि 1969 में इसरो की स्थापना होती है। 1969 में क्या होती है, इसरो की स्थापना होती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति आती है और सैटेलाइट स्थापित होती है बेहतर तरीके से। और फिर 1970 में क्या है, भारत, ये टॉपिक क्या है, ये वाला हमारा, कि भारत में ई गवर्नेंस का विकास। देखिए कोई भी विकास होता है तो एक क्रम में होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, उसको पहले में पढ़ाया जाता है, फिर दूसरी तीसरी पाँचवीं, फिर धीरे धीरे मीडिएट इंटरमीडिएट, फिर आगे चल के कॉलेज पहुंचता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे इसका विकास होगा तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि 1969 में इसरो की स्थापना होती है। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना होती है। इसकी 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना होती है और चुनाव जनगणना एवं कर प्रशासन आदि से संबंधित गहन अध्ययन करने के बाद, ठीक है ना, एक विभाग बनाया गया था 1970 में, क्या, इलेक्ट्रॉनिक। अगर ये मतलब कि ई गवर्नेंस से संबंधित ये पहला कदम था, यह कहा जाए कि प्रारंभ यहीं से हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना हो जाती है। अब देखिए आगे चल के क्या होता है कि 1976 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र। अब देखिए क्या मित्रों कि 1976 में आगे चल के क्या, NIC अगर कहा जाए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना होती है। इसकी राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना 1976 में होती है मित्रों, इसको देख लीजिए। और फिर आगे चल के 1987, अब ये विकास क्रम में अब क्या 1987 देखेंगे। 1987 में 2 चीजें होती है। पहला क्या है, सूचना आधारित सैटेलाइट नेटवर्क की स्थापना होती है। क्या, सूचना आधारित सैटेलाइट नेटवर्क की स्थापना होती है। और दूसरा क्या, 1987 में ही निक नेट की स्थापना होती है। कहे कि निक नेट की स्थापना होती है। तो मित्रों 1987 में 2 कार्य होते हैं, सूचना आधारित सैटेलाइट नेटवर्क की स्थापना और निक नेट की स्थापना, जो इंटरनेट या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम था। क्या था, निक नेट जो था 1987 में, ये
ई गवर्नेंस के संबंध में एक क्रांतिकारी कदम था। अब देखिए, और निकनेट जो है, ठीक है ना, निकनेट की स्थापना क्या हो गई, 1987 में हो गई। अब इसके आगे हम देखते हैं मित्रों कि एक साल बाद 1988 में क्या होता है, नेस्कॉम की स्थापना होती है। 1988 में किसकी स्थापना होती है, नेस्कॉम की स्थापना होती है, ठीक है। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे 1999 में। कब, 1999 में आईटी मंत्रालय, मतलब आईटी मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना होती है। और इसी के स्थापना के बाद भारत सरकार ने एक एक्ट पारित कर दी है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो अभी भी क्या है, चल रहा है। जैसे हम मान लीजिए जितने भी ऑनलाइन प्रोसेस है पूरी, अगर उससे संबंधित कोई शिकायत दर्ज करना है, कुछ भी करना है, तो हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं मित्रों, सन 2000 में आईटी एक्ट आता है। 1999 में आईटी मंत्रालय गठन होता है और सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आता है। कब आता है, एक बार एमपीपीएससी के प्री में सीधे क्वेश्चन पूछ दिया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया। तो हम ऐसे क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं तो हम सीधे क्या क्लिक करेंगे कि सन 2000 में आया था। अब सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की क्या होती है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आता है। और अगर इसकी पूरी डेट देखें तो ये कब आता है, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2000 को आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब विकास क्रम में अब आगे कब, अब देखिए 2000 हो गया, अब 2006 में, कब, 2006 में भारत सरकार ने एक परियोजना स्टार्ट की थी। कब, 2006 में ई शासन परियोजना। मित्रों देखिए, अब ई गवर्नेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम 2006 में आ गया। क्यों, क्योंकि इसका नाम है क्या, ई शासन परियोजना। 2006 में ई शासन परियोजना भारत सरकार प्रारंभ करती है और इसके माध्यम से शासन के कार्यकाज में एक प्रकार से दस्ता आती है। तो अब अगला कार्यक्रम देखते हैं मित्रों, कब, अब 2006 में ही, जैसे मान लीजिए ई टिकट, इसी के तहत मान लीजिए 2006 में ई टिकट परियोजना प्रारंभ की गई। जैसे इसमें क्या किया गया, रेलवे आरक्षण टिकट को ऑनलाइन कर दिया गया, ठीक है ना, या बहुत सारे हवाई जहाजों का जो भी परिवहन से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, तो क्या किया गया, ऑनलाइन किया गया, ठीक है। 2006 में ई टिकट परियोजना भी आती है। और 2008-9 में एक CSC कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत होती है, कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत होती है 2008-9 में। देखिए मित्रों कि देखिए इसका नाम क्या है, इसका